हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद शुभम। आज हम लोग पॉलिटी में एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी में इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि इंडिया में 1950 के बाद, जब 1947 के बाद जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद भारत में किस तरीके से पॉलिटिक्स का जो है डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से कांग्रेस का जो है तीन बार इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो है कैसे कांग्रेस का बहुत डोमिनेंस रहता है, ये देखेंगे। और आगे भी कई चीज़ देखेंगे अलग अलग पार्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो नेशन के, जो देश को बनाने में जो चैलेंजेस आए थे नेशन को, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हम लोगों को कितने चैलेंजेस आए थे, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 14 से 15 अगस्त को इंडिया मिडनाइट में, मध्य रात्रि को हमारा देश भारत आज़ाद होता है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी की स्पीच देते हैं। ये फेमस स्पीच है, ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी नाम है इसका। जवाहरलाल नेहरू ये स्पीच देते हैं। तब जब हमारा भारत आज़ाद होता है तो भारत का फिर दो गोल रखा है, टू इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ इंडिपेंडेंस रखे गए थे। सबसे पहला जो गोल था कि हम लोग अपने देश को जो है डेमोक्रेटिक, हम लोग का जो अपना देश रहेगा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलेगा। और जो है गवर्नमेंट है वो सबके, द गवर्नमेंट विल रन फॉर और पर्टिकुलरली फॉर पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो सबके लिए काम करेगी और खाली पर्टिकुलरली एक पुअर डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करेगी, ताकि उन लोगों को एक लोअर स्टेटा से ऊपर उठा के उन लोगों को मिडिल स्टेटा या अपर स्टेटा तक लाया जा सके, ताकि वो लोग अपर स्टेटा के लोगों के साथ compete कर सकें। इससे इन लोगों के अंदर कंपटीशन का भी होगा और ये लोग फिर इससे भारत की जो है वो डेवलपमेंट भी होगा। तो इसके बाद लेकिन ये दो गोल हम लोग को रखे गए थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए होगी और पर्टिकुलरली पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप की होगी। लेकिन इसके बाद जो है 1947 में हम लोग जो है एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है। यानी हम लोगों को जो है एक पार्टीशन हो जाता है हम लोगों के देश का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लोगों का, माइग्रेशन हो जाता है मुस्लिमों और हिंदुओं का, मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसके बाद अब हम लोग इस परिदृश्य में देखेंगे, इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि किस तरीके से भारत अपने डेमोक्रेटिक गोल को अचीव करता है। क्योंकि एक तरफ तो भारत का पार्टीशन हो रहा है और एक तरफ हम लोगों का गोल है कि हम लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक रखेंगे, सेकुलर रखेंगे और भी कई चीज़ें हैं। वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो तो अलग है। और हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो सबके लिए रन फॉर ऑल, पर्टिकुलरली फॉर पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स होगा। अब ये किस तरीके से हम लोग गोल अचीव करते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मतलब कठिन प्रोसेस था, डिफिकल्ट प्रोसेस था। अब इस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को पहले सबसे 3 इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंजेस होता था कि हम लोगों का जो देश था, भारत था, उस समय बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री था। उसमें हम लोग के भारत में बहुत ज़्यादा जो है रिलीजन के लोग थे, अलग अलग जाति, कास्ट, रिलीजन, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग थे। तो उस समय भारत को डेमोक्रेटिक बनाना यानी यूनाइटेड करना एक बहुत ही कठिन काम था कि किस तरीके से हम लोग भारत को यूनाइटेड रख सकें और भारत में डाइवर्सिटी भी रह सकें, क्योंकि डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो एक पहला चैलेंज जो था, फर्स्ट चैलेंज जो था कि टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। यानी कि डाइवर्सिटी के साथ हम लोगों को, यूनिटी के साथ हम लोगों को डाइवर्सिटी भी हम लोगों को देश पे अपनी रखनी है। अब इसी चैलेंज में हम लोगों को एक पार्टीशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को वो कर देता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इस फर्स्ट चैलेंज को डिस्कस करेंगे और सेकंड चैप्टर जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो सेकंड चैलेंज को डिस्कस करेंगे और थर्ड लेक्चर में थर्ड चैलेंज को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो चैलेंज था वो था कि भारत में हम लोग किस तरीके से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हाउ टू इस्टेब्लिश ए डेमोक्रेसी। क्योंकि जो चैलेंज था वो डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिश करना था। द चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम लोग किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम लोग एकोमोडेट करते लाते, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और थर्ड जो चैलेंज था वो टू एंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ऑफ ओनली सम सेक्शंस। मतलब कि
सभी सोसाइटीज का, सभी सेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट का, सभी सेक्शन ऑफ पीपल का और सभी स्ट्रेटा ऑफ पीपल का हम लोगों को गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर नैरो माइंडेड प्रोकियलिज्म के साथ हम लोगों को, नैरो माइंडेड अप्रोच के साथ हम लोगों को डेवलपमेंट को अचीव करना है। तो गवर्नमेंट जो था, जो प्रोकियलिस्टिक अप्रोच थी उसको अवॉइड कर रही थी। इंडिया जो है कॉस्मोपॉलिटन कंट्री, मतलब कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच, वेल डाइवर्सिफाइड अप्रोच को इंडिया जो है अडॉप्ट करना चाह रही थी। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस को भी इसी डेवलपमेंट को करने के लिए, सभी लोगों के, सभी स्टेटा के लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, अलग अलग तरीके के प्रोविजंस को हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में भी वाइब करता है। इसके बाद जो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी भी एक चैलेंज बन जाता है इसके बाद। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग अपने देश का कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई थी। इसके बाद एक सर्वे हुआ था, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम निकाली गई थी भारत की। इतनी ज़्यादा भारत की स्थिति गिरी हुई थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कि उस समय के इकोनॉमिक सर्वे में भारत की क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत की कभी भी पर कैपिटा इनकम नहीं नापना चाहते थे, क्योंकि मैप वो नहीं सर्वे नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो लोग सर्वे करेंगे तो भारत में इंडियंस में जो है इन लोगों के, ब्रिटिशर्स के प्रति एक निराशा का भाव पैदा होगा। इसीलिए वो लोग कभी भी पर कैपिटा इनकम को जो है, या फिर और भी जो आंकने के जो वो हैं, जैसे अलग अलग जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अलग अलग जो लेवल्स हैं नापने के डेवलपमेंट को, वो ब्रिटिशर्स उसको मेज़र नहीं करते थे, अलग अलग मेजर्स जो हैं। तो लेकिन एक इंडियन थे, कई इंडियंस ने इसके बारे में मेज़र किया है इसको। जैसे पर कैपिटा इनकम नापा गया था, उसमें 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी उस समय भारत की। अंग्रेजों के समय इतनी ज़्यादा भारत की गिरी हुई स्थिति थी उस समय। तो इस ये भी एक चैलेंज बन के आया था कि भारत की कैसे पर कैपिटा इनकम को या इरेडिकेट पॉवर्टी को कैसे हटाया जाए, इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए। अब इसी के बाद जो है भारत का पार्टीशन हो जाता है। अब भारत का पार्टीशन कैसे होता है, एक मुस्लिम लीग थी और एक कांग्रेस थी, दो भारत की एक बड़ी बड़ी पार्टियां थी। तो मुस्लिम लीग जो थी वो मुस्लिमों का लीड कर रही थी, और जो कांग्रेस थी वो तो भाई वेल डाइवर्सिफाइड थी, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के तरफ नहीं थी। तो जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी को एडवांस किया, वो बढ़ावा दिया था। टू नेशन थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं वो एरिया पाकिस्तान बन जाएगा, और जिस एरिया में और बाकी एरिया जितना बचेगा वो सारा इंडिया हो जाएगा। कांग्रेस जो था इस थ्योरी को, टू नेशन थ्योरी को अपोज करता था, लेकिन कांग्रेस के अपोजिशन के बाद भी भारत का पार्टीशन होता है। अब भारत का पार्टीशन तो हो गया, तब इसका कारण क्या था, क्योंकि जब कांग्रेस अपोज कर रहा था इस थ्योरी का, तब क्यों पार्टीशन होता है? तब तो पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस अपोज कर रहा था, लेकिन तब भी पार्टीशन हो जाता है, क्योंकि 1940s में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस तरीके के हो जाते हैं कि इसका पार्टीशन होना, मजबूरन पार्टीशन हो जाता है, कंपल्सरीली पार्टीशन होना पड़ता है इसका। इसके बाद पॉलिटिकल कंपटीशन जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ब्रिटिश रूल भी पार्टीशन में करने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान देता है। अब पार्टीशन का प्रोसेस क्या था? अब पार्टीशन का जो प्रोसेस था वो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी पे बेस्ड था। अब प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी क्या थी? इसका मतलब था कि जिस एरिया में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है वो एरिया मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा, और जिस एरिया में और बाकी जितना एरिया बचेगा वो सारा एरिया मुस्लिम्स को चला जाएगा। अब इस जो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी के जो थ्योरी थी, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी ये देखते हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरी होती है उसमें कुछ लूप होल्स भी होते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें प्रॉब्लम आता है कि जो मुस्लिम्स थे उनका भारत में कोई भी सिंगल बेल्ट था ही नहीं। पहले तो एक ईस्टर्न बेल्ट, ईस्टर्न जो पार्ट था इंडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स थे, और एक वेस्टर्न बेल्ट था इंडिया का, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स थे। और भारत में, इंडिया में कई सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे भी थोड़े मोड़े मुस्लिम्स थे। तो ये एक प्रॉब्लम आई कि कौन सा एरिया पाकिस्तान को दिया जाए, कौन सा एरिया इंडिया को रखा जाए, इंडिया को डिमार्केट किया जाए।
तो इसमें ये तो एक प्रॉब्लम आई। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो दो टेरिटरीज में बढ़ जाता है, एक वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड हो जाता है, ईस्ट पाकिस्तान में डिवाइड हो जाता है। तो अगला देखते हैं क्या है। तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी की जो थ्योरी थी उसमें क्या आता है कि क्योंकि सारे मुस्लिम्स जो थे वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते थे। जैसे एक NWFP है, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से जो है वो खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इनके द्वारा ये लीड किया जा रहा था। ये जो है टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, लेकिन अब इसका तब इससे दिक्कत होती थी लोगों को। तो इससे एक सॉल्यूशन क्या इसका निकला कि जो है NWFP यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था इसको इग्नोर कर दिया जाता है और इसको पाकिस्तान के साथ मर्ज कर लिया जाता है। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या आता है, पंजाब और बंगाल जो थे वहाँ पे कई एरियाज थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, कई छोटे छोटे एरियाज थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, इसका सॉल्यूशन ये निकला कि पंजाब और बंगाल को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको डिवाइड कर दिया गया कि जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं उसको पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और जिस एरियाज में हिंदूज ज़्यादा हैं वो हिंदूज को दे दिया जाएगा। ठीक है। और इसी की वजह से ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो पंजाब और बंगाल में जो लोग थे उनको पता ही नहीं था कि वो भारत की तरफ हैं कि पाकिस्तान की तरफ थे, क्योंकि उस समय भारत का जो है वो लोग कंफ्यूजन में थे कि कौन सा एरिया पाकिस्तान को जाएगा और कौन सा एरिया हिंदुस्तान को जाएगा। इसी की वजह से इसी को कहते हैं डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में लोगों को रखा था। एक पेंडेमोनियम की कंडीशन इन लोगों के बीच में, एक अराजकता की कंडीशन आ गई थी। अब एक और चौथी प्रॉब्लम जो आती है कि प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड। अब मेजॉरिटी की प्रॉब्लम दिक्कतों को हम लोग देख लिए, क्योंकि जो मेजॉरिटी साइडेड नहीं था ये पार्टीशन, ये माइनॉरिटी साइडेड पार्टीशन भी था। क्योंकि माइनॉरिटीज में क्या होता कि लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज एंड सिख्स वर देयर इन पाकिस्तान एंड लार्ज नंबर्स ऑफ मुस्लिम्स वर देयर इन इंडिया, कि बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम्स वर देयर इन पाकिस्तान इंडिया एंड लार्ज नंबर्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स वर इन देयर इन पाकिस्तान। तो इससे भी दिक्कत हुई कि ये लोग फिर कैसे रहेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, ये लोग माइनॉरिटीज़ थे लेकिन वहाँ पे, तो इसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है कि इसके बाद ये लोग हार कर फिर एक सहारा रिजॉर्टेड कर जाते हैं किस पे, वो करने पे, पार्टीशन वो बोलते हैं उसको, डिस्प्लेस करने पे, डिस्प्लेसमेंट फिर उन लोगों का हो जाता है। तब इसके बाद वो लोग डिस्प्लेस होकर अपनी अपनी अपोजिट कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जो उन लोगों का इंडियन कंट्री या मुस्लिम कंट्रीज़ था। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए थे पाकिस्तान के, क्या वो प्रभाव पड़े थे पाकिस्तान के। पहले तो इसको 3 टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स देखेंगे, फिर फाइनेंशियल कंसर्न्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग कम्युनल कंसर्न्स देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न देखते हैं तो कैओटिक सिचुएशन एक क्रिएट हो गया था पहले तो पार्टीशन की वजह से। लोग एक दूसरे को मारते जा रहे थे, चोटिल करते जा रहे थे, मेम करते जा रहे थे, और जो उन लोगों के अपोजिट रिलीजन का व्यक्ति था उसको मारते जा रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे हत्याएं हुई थी। तो लेकिन वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज जो थे वो लाहौर, अमृतसर, कोलकाता थे। इनको कम्युनल जोन्स भी कहा जाता था उस समय। मुस्लिम्स जो थे उस समय, मुस्लिम जो थे हिंदू एरिया में जाने पे अवॉइड करते थे, और जो हिंदूज थे वो मुस्लिम एरिया में जाने में अवॉइड करते थे। इसके बाद क्या होता है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स में अगला टॉपिक देखते हैं कि रेफ्यूजी के जो माइनॉरिटीज़ थी बोथ साइड थे वो लोग जो है डिस्प्लेस कर जाती हैं। तो फिर क्या होती है, जिस कंट्री में वो लोग डिस्प्लेस करके जाती हैं तो वहाँ पे वो लोग फिर इलीगल इमिग्रेंट कहलाती हैं, क्योंकि वो गलत बोलिए। तो वहाँ पे वो लोग जाके रेफ्यूज ले लेती हैं। तो उसके बाद जब वो लोग वहाँ पे रेफ्यूज लेते हैं तो फिर वहाँ पे जो वो ब्रिटिश जो जिस कंट्री में जाके वो रेफ्यूज लेते हैं वो उस कंट्री को वो फिर अपना, अब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वहाँ का, वो लोग उसको अपने आप से हेल्पफुल नहीं पाते, पुलिस जो थी वहाँ की हेल्पफुल नहीं थी। तो इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ रिलीजन,
जो रिलीजन था वो भी फोर्सफुली फिर कन्वर्ट कराया जा रहा था लोगों को, लोगों को फोर्सफुली लोगों का रिलीजन कन्वर्ट कराया जाता था लोगों को। जो हिंदू जो एबडक्टर था उन लोगों का, जो उन लोगों को जो रिलीजन जो था कन्वर्ट कर रहा था, वो अपने रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट कर लेते थे। जैसे मुस्लिम जो थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेते थे और हिंदूज जो थे वो हिंदूज में कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, और इस प्रॉब्लम में वुमेन्स जो थी और वो बहुत सबसे ज़्यादा सफ़र हुई थी, क्योंकि यहाँ पे इलीगल मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा हुई थी। इसके बाद हम लोग कुछ फाइनेंशियल कंसर्न है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फाइनेंशियल कंसर्न है कि डिवीज़न ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जो फाइनेंशियल एसेट्स थे वो भी डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि जो पार्टीशन है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और लाइबिलिटीज़ और एसेट्स या फिर कंट्रीज का डिवीजन नहीं था, बल्कि ये सिर्फ टेबल फाइनेंशियल एसेट्स का भी डिवीजन था। जैसे टेबल, चेयर, टाइपराइटर, ये जो हाउस होल्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स है ये सब भी डिवाइड हो गए थे। ठीक है, और लगभग 80 लाख लोग जो हैं ये माइग्रेट हुए थे। इसके बाद कुछ कम्युनल कंसर्न्स देख लेते हैं हम लोग। अब कम्युनल कंसर्न्स में क्या है कि इस लार्ज स्केल जो माइग्रेशन हुआ था लोग मुस्लिमों का भारत से, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट बन गया था, तो ज़्यादातर मुस्लिम फिर पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन मुस्लिमों के पाकिस्तान जाने के बावजूद भारत में लगभग 12% जो है वो मुस्लिम्स ही भारत में 1951 के आंकड़ों के हिसाब से थे। अब जब पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी देश बन गया था, अब इंडिया जो अब फिर इंडिया में लीडर्स थे, इनके पास एक चॉइस बचती है कि या तो ये हिंदू स्टेट बन जाएं, क्योंकि पाकिस्तान फिर मुस्लिम स्टेट बन गया, तो या तो ये हिंदू स्टेट बन जाए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिमों के इंटरेस्ट के बारे में सोचती थी, तो और वो मुस्लिमों के लिए मुस्लिम नेशन के लिए अलग हो गई। तो फिर इंडिया के पास ये चॉइस थी कि वो हिंदू नेशन बन जाएं। भारत में कई ऑर्गेनाइजेशन भी थे जो भारत को हिंदू नेशन बनाना चाहते थे, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था इसका बहुत ही ज़्यादा वो था, प्रचारक था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना चाहता था उस समय। अब इसमें सॉल्यूशन क्या निकलता है कि जो भारतीय लीडर्स थे वो सभी रिलीजन्स को सभी रिलीजन के साथ इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहते थे और किसी भी रिलीजन को कोई सुपीरियरिटी नहीं देना चाहते थे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई आर्टिकल्स को जो है वो किया गया है, इन्वॉल्व किया गया। जैसे आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी है, और भी कई प्रोविजंस को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया है। तब अब हम लोगों का पार्टीशन हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को हम लोगों का एरिया डिसाइड हो गया, लैंडमार्क डिसाइड हो गया कि किस एरिया में इंडिया रहेगा। अब जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में कई प्रिंसली स्टेट्स, और जो ब्रिटिश इंडिया था वो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में को मिलकर बना था। तब जब भारत आज़ाद हो गया तब अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि अब प्रिंसली स्टेट्स को कैसे भारत के साथ जोड़ा जाए। अब प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने के लिए भारत को जो है एक डिप्लोमेटिक कंट्रोल की पॉलिसी भारत को अपनानी पड़ी थी। फिर बड़ी डिप्लोमेसी के साथ और बड़ी बुद्धिमानता के साथ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक अपनी अप्रोच को दिखाते हुए उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को भारत के साथ इंटीग्रेट कर लिया था। ठीक है, अब जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका जो है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के ऊपर पूरा कंट्रोल था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कई प्रिंसली स्टेट्स थे उनका जो है उनके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो सम फॉर्म ऑफ इंटरनल मैटर पे अपनी अथॉरिटी सुजरेनिटी जो है अपनी ऑटोनॉमी जो है इस्टेब्लिश किए हुए थे। लेकिन ये ऑटोनॉमी तभी तक थी जब तक ये ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को जो है वो एक्सेप्ट करते थे। इसी को कहा जाता था पैरामाउंटेसी और सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। अब जब भारत आज़ाद हो जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आज़ादी से जस्ट थोड़ा कुछ दिनों पहले जो है लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी, जो ब्रिटिश क्राउन की जो पैरामाउंटेसी है प्रिंसली स्टेट के ऊपर, वो लैप्स कर जाएगी, ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया।
इसके बाद 565 स्टेट्स जो हैं ये फ्री हो जाते हैं, अब ये लीगली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तब इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने एक चॉइस देती है कि वो आइदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और टू ज्वाइन इंडिया और टू बी फ्री, मतलब कि या तो इन जो प्रिंसली स्टेट है वो तो पाकिस्तान जो ज्वाइन करें या तो इंडिया को ज्वाइन करें, या तो वो फ्री हो, ना तो इंडिया को ज्वाइन करें ना पाकिस्तान को ज्वाइन करें, बल्कि ये फ्री कंट्री बन जाए। तब ये तो और ये जो डिसीजन था वो प्रिंस के ऊपर था, जो प्रिंसली स्टेट का प्रिंस था उसके ऊपर डिसीजन था, ना कि ये लोगों वहाँ के पीपल के ऊपर डिसीजन था। तो सबसे पहला जो है त्रावणकोर जो है एक जगह है का नाम है साउथ में, त्रावणकोर जो है वो जो है अपने आप को लीगली अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। इसी के बाद जो है निज़ाम जो है थे हैदराबाद के, वो भी अपने आप को वो कर देते हैं, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तब इसके बाद गवर्नमेंट क्या अप्रोच अपनाती है, तो जो गवर्नमेंट थी इंटरिम गवर्नमेंट उस समय थी, तो इस पे जो है ये फर्म स्टेंस लेती है और डिवीजन ऑफ इंडिया के खिलाफ। तो सरदार पटेल इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। इन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिकली जो है ये इन्होंने अपने प्रिंसली स्टेट के साथ इन्होंने अपने साथ डील किया था। इसके बाद अगला देखते हैं क्या है, तो भारत का जो है 3 कंसिडरेशन अप्रोच था कि जो भारत जो है इस प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने के लिए 3 कंसिडरेशन अप्रोच को अपनाया था। सबसे पहला जो अप्रोच था कि द मोस्ट पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू, जो प्रिंसली स्टेट है, जो भी प्रिंसली स्टेट भारत के साथ पार्ट करना चाहते हैं, इंटीग्रेट होना चाहते हैं, वो लोग भारत के साथ इंटीग्रेट आराम से हो सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट था कि द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन ऑटोनॉमी टू गिवन रीजन, जो गवर्नमेंट थी वो प्रिपेयर हो गई थी कि हम इन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे, इन लोगों को कुछ पावर्स इंटरनल ऑटोनॉमी के लिए देंगे। तो इसमें आइडिया क्या था कि प्लूरैलिटी को अकोमोडेट करना और इसमें फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ इसको प्लूरैलिटी को अकोमोडेट करना, ये इनका आइडिया था। अब थर्ड पॉइंट क्या था, जो इंडियन लीडर्स थे उनके लिए सबसे जो जरूरी इंपॉर्टेंस था वो इंडियन टेरिटरी का बाउंड्री का इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन जरूरी था। तो भारत को इंटीग्रेट और कंसोलिडेट रखना यही सबसे लिए इंडियन जो लीडर्स थे इनके लिए जरूरी था। अब इसके बाद जो है इंडियंस और रूलर्स ऑफ ऑल टेरिटरी विच आर कॉन्टिग्यूअस, मतलब कि जिनकी टेरिटरी भारत के साथ सटी हुई है बाउंड्री, वो लोग भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत के साथ ज्वाइन हो जाए। अब ज्वाइन हो जाए ठीक है, लेकिन जो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये 4-5 और भी कुछ स्टेट हैं जिन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, जम्मू कश्मीर भी है। अब हैदराबाद क्या करता है, हैदराबाद का एक केस छोटा सा देख लेते हैं। तो हैदराबाद का जो राजा था वहां पे, रूलर जो होता था उसको निज़ाम कहते थे। निज़ाम जो था वहां का वो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। अब इसके बाद क्या होता है, एक हैदराबाद का जो निज़ाम होता है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर देता है नवंबर 1947 को 1 साल के लिए, ताकि वो भारत के साथ इसके बारे में भारत के साथ जुड़ने के लिए नेगोशिएट कर सके। लेकिन इसी के बाद हैदराबाद में एक विद्रोह हो जाता है। इस रेबल में क्या होता है कि निज़ाम का जो ऑपरेसिव रूल था उसके खिलाफ लोग विद्रोह में उनके खड़े हो जाते हैं। इसमें जो पीजेंट्री और वुमेन जो हैं, इसमें पीजेंट्री और वुमेन जो हैं खासकर इसमें खड़े रहते हैं नवाब के खिलाफ। तो इसके बाद और जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और हैदराबाद की जो कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद जो कांग्रेस थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इसके बाद नवाब की निज़ाम की एक आर्मी थी, रजाकार से उसको कहते थे। तो रजाकार जो आर्मी थी निज़ाम जो है वो उन लोगों के ऊपर छोड़ देता है, और निज़ाम की जो आर्मी रजाकार होती है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिर डिस्ट्रक्शन विध्वंस करते हैं ये लोग। इसके बाद गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर जाती है, और इसके बाद इस आर्मी अपनी इंडियन आर्मी जो है रजाकार को डिफीट करके निज़ाम को हटाकर सितंबर 1948 को भारत के साथ हैदराबाद को मिला लिया जाता है। इसके बाद मणिपुर का एक केस है, उसको देख लेते हैं। मणिपुर के समय रूलर थे आज़ादी के समय बोध चंद्र सिंह। अब बोध चंद्र सिंह भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन कर लेते हैं, लेकिन इस एश्योरेंस पे कि उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी जो है मणिपुर के ऊपर उसको बरकरार रखा जाएगा। यानी इंटरनल
जो मैटर्स हैं उनके वो राजा ही डील करेगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करेगी। इसके तर्ज पे इसके जो शर्त रख के वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं। ठीक है, अब मणिपुर और इसके बाद जो है इलेक्शन हो जाते हैं। पब्लिक प्रेशर में जो बोधिचंद्र सिंह थे वो यहाँ पे मणिपुर में इलेक्शन करा देते हैं। अब इलेक्शन के बाद जो है महाराजा जो है इलेक्शन जून 1948 को करा देते हैं। अब जब इलेक्शन के बाद जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मणिपुर है वो पहला स्टेट था जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा इलेक्शन करवाया था। अब इसके बाद मर्जर एग्रीमेंट साइन होता है सितंबर 1949 को। अब महाराजा साइन जो मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1949 को साइन कर देता है, यानी इंडिया के साथ वो मर्ज करने के लिए एक मर्जर एग्रीमेंट 1949 को साइन कर देता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उससे वो बिना डिस्कस किए ये मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट उनके खिलाफ विद्रोह गुस्सा लोगों का बहुत ज़्यादा भड़का था, से जो आज भी देखने के लिए मिलता है सिक्किम मणिपुर में। अब ये तो इंटीग्रेशन को हो गया। इसके बाद कुछ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स देख लेते हैं। ये भारत के जो स्टेट थे वो बाउंड्रीज जो थी वो थोड़ा कि उसमें बाउंड्रीज में थोड़ी दिक्कत आई थी। अब क्या दिक्कत आई थी ये देख लेते हैं कि जो जब इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत की बाउंड्री थी वो कॉलोनियल बाउंड्री के हिसाब से बनी थी। जैसे पार्ट भी बाद में बनी थी, लेकिन जो कॉलोनियल बाउंड्रीज के हिसाब से बनी थी। अब कॉलोनियल बाउंड्रीज किस लिए बनी थी, किस तर्ज में बनी थी? वो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने बेनिफिट के लिए इसको बनाना चाहते थे। अब इसमें 3 बेनिफिट हैं, वो देख लेते हैं कि जो कॉलोनियल बाउंड्रीज थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर ड्रॉ किया गया था, और दूसरा जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से उनका सही होता था उसी तरीके से वो लोग अपनी बाउंड्री को ड्रॉ करते थे। और इसके बाद जो है जैसे जैसे ब्रिटिशर्स अपनी सत्ता को गवर्नेंस को एक्युपाई करते जाते थे, एनेक्स करते जाते थे, वैसे वैसे वो अपनी बाउंड्री को बढ़ाते जाते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो बाउंड्री थी वो बड़ी इरेगुलर टाइप की हो गई थी, और जो टेरिटरीज थी वो प्रिंसली स्टेट के द्वारा भी रूल की जाती थी, जिसकी वजह से बाउंड्री को भी बड़ा इफेक्ट हुआ था। इसीलिए जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर थे वो कॉलोनियल बाउंड्रीज को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसको ये लोग आर्टिफिशियल मानते हैं। और इसके बाद ये लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी भाषा के आधार पर ये लोग राज्यों का पुनर्गठन करने का वो लोग निर्णय लेते हैं। नागपुर सेशन में 1920 में जो है कांग्रेस ने भी इसको माना था। अब इंडिपेंडेंस के बाद जो है रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जो इंडियन रीडर्स थे इनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। अब क्या प्रॉब्लम आई थी कि जो स्टेट था वो अभी इसमें जो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम लोग डिवीज़न करते हैं तो इससे इन लोगों के बीच में डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, और अभी पार्टीशन अभी हुआ था, तो इस समय जो है रीऑर्गेनाइजेशन करना जो लीडर्स थे उनको सही नहीं लग रहा था। इसी की वजह से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश जो थी इसको चैलेंज कर देती हैं। अब इसको ये जो है चैलेंज जो होता है ये विशालांध्र मूवमेंट करती है। विशालांध्र मूवमेंट जो है ये सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग पीपल को जो है डिमांड करती थी, ठीक है, और ये लोग मद्रास थे। इसी के दौरान पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो 56 दिन के जो भूख हड़ताल पे बैठकर मर गए, मतलब डेथ हो गई थी उनकी, ठीक है। अब इनकी डेथ की वजह से एगिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से 1952 में मजबूरन गवर्नमेंट को वो करना पड़ा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस करना पड़ा। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में वो इंस्टीट्यूट हो जाता है। इसका काम क्या था कि टू लुक इनटू क्वेश्चन रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, मतलब कि जो क्वेश्चन था बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का, इस पे डिस्कस करना इनको की डिस्कस करना इनका काम था। इसके बाद ये जब ये कमीशन बनता है तो इसके बाद ये एक्ट भी पास करता है 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसके बाद जो इस एक्ट के बाद 14 स्टेट बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कब कब ये लोग
बने थे। तो सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1 मई 1960 में बने थे। ये 1 मई को हम लोग वो भी मनाते हैं, गुजरात स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। पंजाब जो है 1966 के बाद बना था। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अब मेघालय जो है ये असम से अलग होकर 1972 में बना था। इसी साल जो है मणिपुर और त्रिपुरा भी बन गए थे 1972 में। इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बन गए थे। इसके बाद नागालैंड 1963 में बना था और चंडीगढ़, झारखंड, उड़ीसा जो है सन 2000 में बने थे। अब अभी भी जो है हरित प्रदेश जो है उत्तर वेस्ट यूपी में कुछ अभी भी चल रहा है कि अलग किया जाए हरित प्रदेश को, और महाराष्ट्र में विदर्भ एक एरिया उसको अलग करने की बात चल रही है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इसको आगे सीरीज़ को हमको बढ़ाने में सब वो मिले, मोटिवेशन मिले। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। धन्यवाद।